एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके अंदर एक शीशा था। गांव में किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि वो शीशा कोई आम शीशा नहीं था, बल्कि वो एक रास्ता था और लोग उसके आर पार जा सकते थे। और दूसरी तरफ था भूतों का एक गांव, जहाँ तरह तरह के भूत साथ मिलकर रहते थे। वो भूतों का गांव ठीक इस इंसानों के गांव जैसा ही था, वैसे ही घर और वैसी ही पुरानी हवेली भी। एक दिन जब 2 दिन बाद होली का त्योहार गांव में मनाया जा रहा था, तब मनोज नाम का एक आदमी घर से बाहर काम के लिए निकला। मनोज की बेटी प्रिया दौड़ते हुए बाहर आती है और उसे रोक लेती है। पापा पापा रुको, आज आप लौटते वक्त मेरे लिए एक पिचकारी और रंग लाएंगे ना, और गुजिया भी। हाँ हाँ बेटा, जरूर। मैं तुम्हारे लिए ये सब ले आऊंगा। चिंता मत करो। अब तुम अंदर अपनी दादी के पास जाओ, वो अकेली है ना। मनोज की पत्नी मीरा की बहुत समय पहले ही मौत हो गई थी। उस समय प्रिया काफी छोटी थी। मनोज जल्दी से प्रिया को वापस घर के अंदर जाने को कहता है और कुछ सोचते सोचते काम के लिए निकल जाता है। यही सब चिंता में मनोज चलते चलते गांव की उस खंडर हवेली के पास पहुंच जाता है। अरे, ये मैं चलते चलते कितना दूर आ गया। और ये हवेली कितनी सुंदर है। क्या ये वही हवेली है जिसके बारे में मैंने बचपन से सुना है? यहाँ कोई भी नहीं जाता क्योंकि लोगों को लगता है ये भूतिया है। वैसे क्या पता अंदर मुझे कुछ कीमती सामान मिल जाए जिसे बेचकर मैं प्रिया के लिए पिचकारी ले सकूं। मनोज चोरी करने के लालच में आकर हवेली के अंदर टूटी हुई खिड़की से घुस जाता है और कोई कीमती सामान ढूंढने लगता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। हे भगवान, यहाँ तो मकड़ी के जालों और धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी कीमती सामान नहीं दिख रहा। लगता है कि मुझे खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। तभी मनोज को अपने सामने वही शीशा दिखाई देता है। वाह, ये शीशा कितना ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है। इसे बेचकर तो मुझे काफी पैसे मिल सकते हैं। चलो, कुछ नहीं तो यही सही। मैं इसे ही ले चलता हूँ। मनोज शीशे को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिस कारण से मनोज शीशे के अंदर गिर जाता है। अंदर गिरने के बाद मनोज भूतों के गांव में पहुंच जाता है। ये ये क्या हुआ अचानक से? ये मैं शीशे के आर पार कैसे आ गया? ये सब क्या हो रहा है? बाहर चलकर देखता हूँ कि आखिर ये कैसी जगह है। मनोज हवेली से बाहर निकलकर गांव में घूमने निकल जाता है, पर गांव का नजारा देखकर मनोज की हालत खराब हो जाती है। ये ये सब क्या है? यहाँ तो मुझे कोई भी इंसान नहीं दिख रहा। सब कहाँ चले गए भला? कोई है? कोई है? चलो, अपने घर को चलकर देखता हूँ। प्रिया जरूर होगी वहाँ। मनोज अपने घर की तरफ बढ़ता है, पर उसके होश उड़ जाते हैं जब वो घर के बाहर एक चुड़ैल को बैठे देखता है। उस चुड़ैल के चेहरे पर रंग लगा हुआ था, पर मनोज को घर के अंदर कोई भी नहीं दिखता। आखिर ये सब हो क्या रहा है? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। वापस हवेली में जाना चाहिए। वो शीशे से बाहर निकलकर शायद मैं अपनी दुनिया में पहुंच जाऊं। जरूर ये भूतों की दुनिया है। मनोज को वापस लौटते वक्त रास्ते में कई चुड़ैलें और भूत दिखाई देते हैं। मनोज डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी मनोज के पेड़ के पास से एक भूतिया बच्चा गुजरता है और उसके हाथ से उसकी पिचकारी वही गिर जाती है। भूतिया बच्चे के जाते ही मनोज उस पिचकारी को उठा लेता है। ये तो सोने की पिचकारी है। ये भूत लोग सोने की पिचकारियों से होली खेलते हैं। वाह, कमाल हो गया। ये तो लगता है कि मेरा काम बन गया। मनोज उस पिचकारी को अपने कपड़े में छिपा कर रख लेता है। तो तभी कुछ दूर पर उसकी नजर पड़ती है कि कुछ दूर पर भूत मिलकर खून की होली खेल रहे थे। ये सब तो खून की होली खेल रहे हैं। अगर मुझे इन सब से बचना है तो मुझे भी इन सब में घुलना मिलना होगा। एक काम करता हूँ, कहीं से थोड़ा रंग ढूंढ कर खुद को पूरा रंग देता हूँ। फिर ये लोग मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। इसमें खतरा तो बहुत है, पर मुझे प्रिया के लिए ये करना ही होगा। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मनोज धीमे से उठता है और पास में एक टेबल पर रखे हुए रंग जल्दी से अपने पूरे मुंह और कपड़े पर लगा लेता है। तभी पीछे से किसी की डरावनी आवाज सुनाई देती है। तुम कौन हो? पहले तो कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। मनोज बहुत डर जाता है, फिर भी वो डरावनी आवाज निकाल। मैं तो यहाँ दूसरे गांव से तुम लोगों की भूतिया होली पार्टी देखने आया था।
मैंने सुना है यहाँ बड़े अच्छे से मनाई जाती है होली। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो होली खेलने के लिए रंग से लेकर इंसानों का खून भी मौजूद है। इतना ही जिंदा इंसानों और जानवरों से बनी मिठाइयाँ भी हैं। बताओ, तुम क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए शुद्ध देसी घी से बनी गुजिया लेकर आता हूँ फिर। थोड़ी ही देर में भूत गुजिया का डब्बा लेकर आ जाता है। ये लीजिए, खाइए और ले जाइए, अपने गांव में भी खिलाइएगा भूतों को। भूत वहाँ से गायब हो जाता है और मनोज बचते बचते हवेली की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे हवेली के ठीक सामने एक चुड़ैल दिखाई देती है। अब तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम कोई भूत तो नहीं लगते, कहीं तुम कोई इंसान तो नहीं। ये सुनकर मनोज डर के मारे कांपने लगता है। तुम यहाँ के बाकी बेवकूफ भूतों को चकमा दे सकते हो, पर मुझे नहीं। तभी वहाँ दूसरी चुड़ैल भी आ जाती है। अरे इसे जाने दो, इसने कुछ नहीं किया और तुम जाओ यहाँ से, जाकर अपनी होली कहीं और मनाओ। अरे रे, भला तू यहाँ पर कहाँ से आ गई? और तू जानती है क्या इस इंसान को जो इसे बचाना चाह रही है? अरे हाँ, मैं जानती हूँ और मैं तुम्हें इसे नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। इसकी बेटी इसका घर पर इंतजार कर रही है, मैं इसे घर पहुँचा कर ही रहूंगी। क्या बेटी? भला इस सब से मुझे क्या, मेरा क्या लेना देना? मुझे तो बस अभी भूख लगी है और मैं इसे अभी के अभी खाऊंगी। होली के दिन मेरी भी पार्टी हो जाएगी। ये सुनकर दूसरी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने जादू से पहली चुड़ैल को हवा में उल्टा लटका देती है। जाओ मनोज, जल्दी से उस शीशे से वापस अपनी दुनिया में चले जाओ, प्रिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं मनोज? मैं और कोई नहीं, मीरा हूँ, तुम्हारी पत्नी मनोज, तुम्हारी पत्नी। मरने के बाद हम सभी भूत और चुड़ैल इसी दुनिया में रहते हैं मनोज, और तुम जब यहाँ आए तभी मुझे पता चल गया था तुम्हारा यहाँ होना खतरे से खाली नहीं है। ये सारे भूत और चुड़ैल इंसानों के खून के प्यासे हैं, लेकिन आज यहाँ होली पार्टी चल रही है, इसीलिए सब उसी में व्यस्त हैं। तुम अब यहाँ से जल्दी जाओ। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया मीरा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुमसे फिर से मिल सका, और ये मुलाकात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया मीरा, और मैं प्रिया को तुम्हारे बारे में बताऊंगा, और हाँ, हम दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। ये सब मीरा के भूत से कहते हुए मनोज रोने लगता है और रोते रोते हवेली के अंदर आ जाता है। वो सीधा उस शीशे के पास जाता है और उसमें कूदकर वो अपनी असली दुनिया में बाहर निकल जाता है। मनोज जल्दी से वो गुजिया का डब्बा लेकर और सोने की पिचकारी लेकर घर आ जाता है प्रिया के पास। पापा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आपने कितनी देर लगा दी। माफ करना बेटा, मुझे आने में जरा सी देर हो गई, लेकिन देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ लाया हूँ। अरे वाह पापा, गुजिया, और ये क्या, ये तो सोने की पिचकारी लग रही है। हाँ प्रिया, ये सोने की ही पिचकारी है। कल इसे बाजार में बेचकर मैं बहुत सारे पैसे ले आऊंगा, फिर मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी पिचकारी और रंग लाऊंगा। क्या सच में पापा? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम्हें पता है प्रिया, आज आज मुझे तुम्हारी माँ मिली थी, उसी ने मुझे ये सब किया और कहा कि तुम्हारा हमेशा ख्याल रखो। क्या सच में पापा, आप माँ से मिले? वो मुझे याद करती है क्या? बताओ ना पापा, और क्या क्या कहा माँ ने? एक साथ इतने सवाल। प्रिया, तुम भी अपनी माँ पर ही गई हो। बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिर मनोज और प्रिया ने मीरा के बारे में खूब बातें की और अगले दिन सोने की पिचकारी को बेचकर मनोज को काफी पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो एक नया बिजनेस शुरू करता है और फिर दोनों बाप बेटी सुकून से रहने लगते हैं। रात का समय था, आग जल रही थी जिसकी रोशनी में उनके चेहरे से डर चमक रहे थे। गांव में दशकों से एक ही डर फैला हुआ है, उस जंगल में मत जाना, वहाँ चुड़ैल का साया है। लोगों का कहना है
कि जिसने भी रात के अंधेरे में जंगल में कदम रखा वो कभी लौट कर नहीं आया। मैंने तो सुना है कि कुछ ने चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है। लंबे बिखरे बाल, लाल चमकती आंखें और खून से सना हुआ चेहरा। लेकिन इंसानी फितरत ही ऐसी है, जितना किसी चीज के लिए मना किया जाता है उतनी ही उसकी सच्चाई जानने की इच्छा बढ़ती है। अरे बेटा, उस जंगल की ओर मत देखो, वहां जाने का मतलब है मौत, तो बुलावा देना। बाबा, आप भी, ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रवि, तुम्हें नहीं पता, पिछले साल रमेश वहां गया था और उसका कंकाल पेड़ से लटका मिला था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। इतनी खौफनाक मौत थी उसकी कि तुम अगर देख लेते तो 2-4 दिन पक्का सो नहीं पाते अकेले। पर तुम उस समय शहर में थे, इसीलिए तुम्हें नहीं पता है। हो सकता है वो दिन में सोती हो और रात को ही जगती हो, और अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है तो चलो जंगल में, आज की रात वहीं बिताते हैं। चलो देखते हैं कौन डरता है और कौन नहीं। शर्त लगा लो, मैं अगर जीत गया ना तो तुम सब मुझे एक दिन के लिए पूरा शहर मुफ्त में घुमाओगे। रवि, किशन, मोहित और विजय जंगल में जाने का फैसला करते हैं। रात के 12 बजे उस घने जंगल में चारों दोस्त घुसते हैं। यहाँ की हवा अजीब सी लग रही है, ठंडी और भारी। इतनी रात को पेड़ भी कंकाल नजर आ रहे हैं, लगता है जैसे अभी टूट पड़ेंगे ऊपर ही। हमें वापस चलना चाहिए, मुझे लगता है अभी भी देरी नहीं हुई है, हम वापस जा सकते हैं। डरपोक मत बनो, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। फालतू में डरना और डराना बंद करो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही चुड़ैल का डर लोगों के जहन में बैठा हुआ है। मेरी तरह निडर बनो, समझे? और आगे बढ़ो जल्दी जल्दी, हमें रात में ही पूरा जंगल छानना है। आज तो चुड़ैल के झूठ का पर्दाफाश होकर ही रहेगा। तभी फिर से आवाज आती है, इस बार और ज्यादा तेज, जैसे कोई तेजी से भाग रहा हो। फिर अचानक एक चीख गूंजती है। सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे चारों इधर उधर देखने लगते हैं। अचानक एक कटा फटा चेहरा सामने आ जाता है। लाल चमकती आंखें, उसके बाल बिखरे हुए। वो कोई और नहीं बल्कि वही जंगल वाली चुड़ैल थी। तुम आ ही गए, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। चारों दोस्त चीखते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एक पुरानी सी झोपड़ी के पास एक अघोरी बाबा मिलते हैं। कौन है वहाँ? भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, नियति में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। बाबा, हम नादान हैं, हमें बचा लो, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ बाबा, बस गलती ये हो गई कि चुड़ैल की बातों को झूठ मानकर हम यहाँ उसे देखने चले आए। हमें बचा लो उस चुड़ैल से। 100 साल पहले पास के एक गांव में एक औरत थी, रुक्मणी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी नियति बहुत भयानक थी। गांव के कुछ अमीर जमींदारों ने उस पर बुरी नजर डाली। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे डायन कहकर जला दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, तुम सब चलोगे, तुम्हारी रूहें सड़ेंगी, तब मैं लौटूंगी। उसके बाद से जो भी जंगल में गया वो वापस नहीं लौटा। भलाई इसी में है कि समय रहते जंगल से बाहर निकल जाओ, वरना तुम सबकी मौत निश्चित है। ये जानकर चारों दोस्त जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन घूम फिर कर वो सब उसी जगह पर वापस पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तुम लोग कितना भी भाग लो, पर मुझसे भागकर बच नहीं सकते। अब मेरी बारी। तभी अचानक अंधेरे में से एक रहस्यमय तांत्रिक प्रकट होता है। तांत्रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाग जा यहाँ से, वरना तेरा भी हाल बेहाल हो जाएगा। मंत्र सुनते ही चुड़ैल के शरीर में कुछ अजीब हरकतें होने लगती है। चुड़ैल चिल्लाती है, लेकिन तांत्रिक मंत्र उच्चारण और तेज शुरू कर देता है। अचानक से बिजली चमकने लगती है, हवा तेज हो जाती है।
तभी चुड़ैल अचानक जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है। तुम लोग सोचते हो कि मुझे मार सकते हो? मैं अमर हूँ, ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। चुड़ैल की हंसी से अचानक पूरा जंगल थरथरा उठता है और ऐसा डरावना मंजर देखकर वे सभी दोस्त चीखने चिल्लाने लगते हैं। फिर अगली सुबह गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटने पहुंचते हैं। तभी अच्छे पेड़ की तलाश में एक गांव वाला थोड़ा आगे निकल जाता है, पर जो उसने वहां देखा उसके पसीने छूट गए। वो जोर से चिल्लाया। बाकी गांव वाले भी जल्दी से वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां चारों दोस्तों की लाशें टंगी होती हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। ये खबर इतनी तेजी से पूरे गांव में फैलती है कि साथ ही कुछ और भी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। तभी हवा में एक डरावनी हंसी गूंजती है। ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। गांव वाले डर से कांप जाते हैं। शाम होने को थी। इंस्पेक्टर और बाकी सब गांव वाले जल्दी जल्दी जंगल से बाहर आने लगते हैं। देखो गांव वालों, तुम लोग इस बात को यहीं दबा दो, वरना शहर में जो तुम काम धंधे के लिए जाते हो ना, डर के मारे कोई तुम्हें शहर में घुसने भी नहीं देगा। और जो कुछ पैसे कमाने को मिलते हैं वहाँ के व्यापार से वो भी बंद हो जाएगा। तो मेरा मानना तो यही है कि इस किस्से को यहीं दबा दो। गांव वालों को भी इंस्पेक्टर की बात सही लगती है। कुछ समय बीत जाता है पर उसके बाद ऐसी कोई खौफनाक या डरावनी बात सामने नहीं आई। गांव वालों को लगा कि जंगल का खौफ अब खत्म हो चुका है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। फिर एक दिन गांव के चौपाल पर रात के समय गांव के लोग एक जगह बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। हमें कुछ करना होगा। पिछले हफ्ते सुरेश की लाश नदी के किनारे मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चिमटी से पकड़कर हाथों की गोलियां बाहर निकाली हो। बहुत भयानक चेहरा लग रहा था उसका। देखो, मुझे लगता है जो नया दरोगा आया है हमें उससे मदद लेनी चाहिए। फिर अगली सुबह सरपंच और कुछ गांव वाले मिलकर थाने चौकी में जाते हैं और वहां आए नए इंस्पेक्टर अजय को पहले से लेकर अभी तक की सारी घटना सुनाते हैं। उनके साथ वहां एक और शख्स बैठा होता है, राहुल, एक युवा पत्रकार जो पैरानॉर्मल केस कवर करता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस केस में आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने कई डरावनी घटनाओं की तहकीकात की है। अगले ही दिन से इंस्पेक्टर और राहुल रात 12 बजे जंगल का खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल, इंस्पेक्टर अजय जंगल में प्रवेश करते हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है। झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती है। वे लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक पेड़ों के बीच एक परछाई दिखाई देती है। फिर से लौट आए तुम। मैंने कहा था ना ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। ये सच में है? अरे चुड़ैल माता, क्या तुम सच में हो? अगर हो तो सामने आओ। हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तुम्हें। राहुल और इंस्पेक्टर अजय अगली सुबह गांव पहुंचते हैं। पूरे गांव में एक ही बात पर चर्चा हो रही थी कि ऐसे कैसे हो गया जो इस बार उसने किसी को नहीं मारा। सब लोग सही सलामत जंगल से वापस आ गए, पर कैसे? फिर इंस्पेक्टर अजय और राहुल गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करते हैं। तभी वहां गांव के मंदिर का पुजारी आता है। रुक्मणी को जलाने वाले सिर्फ जमींदार नहीं थे, बल्कि इस गांव के कुछ परिवार भी शामिल थे। मतलब उनके वंशज अब भी जिंदा है। देखो, अगर तुम लोगों में से कोई रुक्मणी के गुनहगारों के वंशज हो जिससे उस चुड़ैल का वास्ता है तो तुम संभल के रहो, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है जब तक हमें कोई रास्ता ना मिल जाए इस सब से बचने का। पर उसी रात में गणपत के घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। गणपत डरकर मंदिर भागता है, लेकिन वहाँ चुड़ैल पहले से ही खड़ी होती है। अचानक हवा तेज हो जाती है। घंटियों की आवाज सुनकर गांव वाले दौड़कर मंदिर आते हैं, लेकिन जैसे ही वे मंदिर में घुसते हैं गणपत गायब हो चुका होता है। चुड़ैल ने अपना बदला ले लिया। मतलब गणपत भी उनमें से एक वंशज था। राहुल और अजय इंस्पेक्टर एक दूसरे को देखते हैं और फिर वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं।